नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रत्येक दिन हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं अर्थात एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर यूपी ट्रिपल एससी अर्थात जूनियर असिस्टेंट, यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, और लोअर पीसीएस, पीसीएस एंड आईएएस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग लोअर पीसीएस एंड आईएएस लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। सारे क्वेश्चन साथियों हम लोग बिल्कुल डीपली और एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का काम करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पाया गया, उस क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, जितनी अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है, उन सभी जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक साथियों, जैसे किसी गेम के बारे में यहाँ पे चर्चा हो गई तो उस गेम के बारे में पूरी जानकारी कि यह गेम कब शुरू हुआ, किसके माध्यम से शुरू हुआ, या पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, कब से दिया जाने लगा, ये सारी चीज़ें। किसी राज्य की बात आ गई तो उस राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस राज्य का गठन कब हुआ, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है। इस तरीके से सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, आजकल मैंने देखा कि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों को साथियों मैंने अच्छे से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद मैं आप तक क्वेश्चन को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक दिन साथियों मैं सुबह सुबह ये आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हुआ करती है। जैसे आज 22 तारीख है साथियों, तो 22 तारीख का मतलब ये आज की डेट हुई, और आप ये मान के चला करिए कि आज के दिन 21 तारीख के जो भी नई जानकारी है, जो भी करंट अफेयर हैं, उन सारे करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। या और जो पिछले कुछ करंट अफेयर होते हैं जो कि बाद में अपडेट होते हैं, नई जानकारी 2-4 दिन की, ज़्यादा लेट तो नहीं, 2-4 दिन के आसपास की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी जानकारियों को हम लोग अपने इस क्लास में करने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों की क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी और आप लोग भी अपनी अच्छे से लिखी हुई नोट्स को प्रिपेयर करते होंगे। साथ ही साथ साथियों मैं आपको बता दूं कि क्लासों को देखने के बाद नोटिस जो कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आप लोग क्लास कर लिए, उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल हो या तो फिर और कोई हो साथियों, रिवीजन बहुत ही मस्ट है। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए कि पढ़ने का मतलब कुछ है ही नहीं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूलती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें भूलती जाएंगी। तो साथियों आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि कभी कभी करना ज़रूरी भी हो जाता है साथियों, ठीक है ना। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, ठीक। तो आज की अगर हम सबसे पहली और ताज़ा जानकारी की बात करें साथियों, तो पहली जानकारी है कि जर्मनी के कोलोन में, सबसे पहली जानकारी है जिसे आप लोग नोट करेंगे, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करके, भारतीय मुक्केबाज ने, अभी बताऊंगा कौन मुक्केबाज, भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रदर्शन करके 3 गोल्ड मेडल समेत कुल कितने मेडल अपने नाम किया। 3 गोल्ड मेडल समेत 3 गोल्ड
मेडल समेत कुल कितने मेडल अपने नाम किया? तो साथियों कुल 9 मेडल वो अपने नाम किया। 3 गोल्ड मेडल समेत कुल 9 मेडल अपने नाम किया। साथियों जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में, कौन से कोलोन विश्व कप में साथियों भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करके 3 गोल्ड मेडल तो जीता, साथ ही साथ कुल कितने मेडल जीतने का काम किया? ठीक साथियों। तो साथियों जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 मेडल अपने नाम किया। इन 9 मेडल में अगर बात करें साथियों तो 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 9 मेडल में साथियों बात करें तो 3 गोल्ड मेडल जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, साथ ही साथ साथियों 2 सिल्वर और बात करें तो 4 साथियों ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कौन से? ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मिला के साथियों कुल कितने? 9 मेडल प्राप्त किया। ठीक साथियों भारतीय मुक्केबाज ने। और अगर बात करें साथियों तो एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियन में रजत पदक विजेता पांघाल ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथियों ये जो पांघाल जी हैं ये एशियाई खेलों के चैंपियन भी रहे हैं, साथ ही साथ विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता भी रहे हैं, जिनका नाम क्या है? पांघाल है। क्या है साथियों? पंघाल है इनका नाम। पंघाल जी ने जो एक भारतीय मुक्केबाज हैं ये 3 गोल्ड मेडल भी जीतने का काम किए हैं। ठीक साथियों इस टूर्नामेंट में साथियों और बात करें तो मनीषा मौन और विश्व चैंपियन की ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौन कौन साथियों? मनीषा मौन साथियों, पंघाल के बाद साथियों मनीषा मौन दूसरे नंबर पे आती है। मनीषा मौन ने भी साथियों गोल्ड मेडल जीता, साथ ही साथ सिमरनजीत कौर, क्या नाम है उनका? सिमरनजीत कौर ने भी साथियों गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिमरनजीत कौर, ये 3 लोग साथियों कोलोन विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। और अगर बात करें साथियों तो गोल्ड मेडल भारत की तरफ से साथियों 5 महिला और 8 पुरुष, भारत की तरफ से कितने लोग साथियों? 5 महिला और 8 पुरुष भारतीय मुक्केबाज में इटली में मजबूत तैयारी के बाद कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लिया था। टोटल इसमें भाग लेने की बात करें साथियों ये जो कोलोन विश्व कप आयोजित किया गया जर्मनी में, इसमें टोटल भारत की तरफ से बात करें साथियों तो 5 महिला और 8 पुरुष इसमें भाग लिए थे। इसमें टोटल साथियों 5 महिला और 8 पुरुष साथियों भाग लिए थे। किसमें? कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज में साथियों पुरुष भाग लिए भारतीय मुक्केबाजी में, भारतीय मुक्केबाजी में भाग लेने का काम किया। कितनी साथियों? 5 महिलाएं इसमें शामिल, साथ ही साथ 8 पुरुष भी इसमें शामिल होने का काम किया। ठीक साथियों अब साथियों अगर हम लोग जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी देश की बात करें साथियों तो जर्मनी देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम प्राप्त करें तो सबसे पहले हमें जर्मनी की राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। तो जर्मनी की साथियों अगर राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी साथियों बर्लिन है। क्या है?
बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात आधिकारिक भाषा की बात करें साथियों, ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात जर्मनी की आधिकारिक भाषा की बात करें तो जर्मन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात आधिकारिक भाषा। और साथियों अगर जर्मनी के मुद्रा की बात करें, क्या बात करें, मुद्रा की बात करें तो यहाँ की यूरो मुद्रा है। क्या है साथियों, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। यहाँ के अगर साथियों राष्ट्रपति की बात करें, जर्मनी के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे साथियों, तो हमने जाना कि जनवरी में जो कोलोन विश्व कप आयोजित हुआ था, जो कि तो भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने 3 गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साथ साथियों मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर, ये दोनों लोगों ने भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। टोटल साथियों भारत को अगर बात करें मेडलों की तो टोटल 9 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिलने का काम हुआ। साथियों अगर भारतीय मुक्केबाजी की तरफ से बात करें इस प्रतियोगिता में, इस विश्व कप में साथियों 5 महिलाओं ने भाग लिया, साथ ही साथ 8 पुरुषों ने भी भारतीय मुक्केबाजी में भाग लिया था। ठीक साथियों, अब साथियों जर्मनी के बारे में बात कर रहे थे तो जर्मनी की राजधानी की बात हमने किया कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात आधिकारिक भाषा की बात करें तो जर्मन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और मुद्रा की बात करें तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है। और जर्मनी के राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब आइए हम लोग अपनी दूसरी नई जानकारी की ओर चलते हैं। तो अगली जानकारी है साथियों कि अभी हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। अगली जानकारी है अभी हाल ही में किस निगरानी पोत को, तो साथियों उस पोत का नाम सुजीत है। सुजीत निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया। साथियों हमारे अभी हाल ही में सुजीत निगरानी पोत को साथियों भारतीय तटरक्षक बल में शामिल करने का काम किया गया है। साथियों भारतीय तटरक्षक में गश्ती जहाज जिसका नाम है सुजीत जो है साथियों यह क्या है, यह एक गश्ती जहाज है। नोट करिएगा, यह एक गश्ती जहाज है। ठीक साथियों, तो भारतीय तटरक्षक में साथियों गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण किया गया, अर्थात तो गोवा में शामिल करने का काम किया गया। इसका जलावतरण कहाँ साथियों, गोवा में किया गया। ठीक, भारतीय तटरक्षक बल में जो शामिल किया गया तो सुजीत को साथियों, तो सुजीत साथियों जो एक निगरानी पोत है और यह गश्ती जहाज है। कैसा है, गश्ती जहाज है। इसे गोवा के साथियों कहाँ, गोवा में साथियों जलावतरण करने का काम किया गया है। यह साथियों समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। यह समुद्र में गश्त करेगा साथियों जो कि 105 मीटर, कितना 105 मीटर सीरीज का यह दूसरा जहाज है। इससे तटरक्षक की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। इजाफा का मतलब बढ़ावा होगा, इजाफा होगा। इस स्वदेशी अपतटीय पोत साथियों, इस स्वदेशी अपतटीय पोत का डिजाइन तथा निर्माण GSLN ने किया। साथियों सुजीत पोत के अगर निर्माण की बात करें तो इस पोत का निर्माण कौन किया, निर्माण करने वाली कंपनी जिसका नाम क्या है GSL
GSL कंपनी ने साथियों सुजीत पोत के निर्माण करने का काम किया। यह साथियों उन्नत तकनीकी नौ परिवहन तथा संचार उपकरण व सेंसर से लैस होगा। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास टोटल 155 जहाज का एक बेड़ा तथा 62 विमान है। अगर वर्तमान में साथियों भारतीय तटरक्षक की बात करें तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक के पास साथियों 155 जहाज हैं, 155 जहाज़ों का बेड़ा है, जहाज़ों का बेड़ा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें साथियों टोटल 62 विमान हैं। भारतीय तटरक्षक के पास 62 अर्थात 62 विमान हैं और 155 जहाज़ों का एक बेड़ा है। बेड़ा का मतलब यह होता है कि जहां जहाज़ें सैर करने के बाद आती हैं साथियों, गश्त करने के बाद या घूमने समुद्र में घूमने टहलने के बाद जहां वो स्थित मतलब खड़ी होती हैं या कहिए रुकती हैं, उसी को बेड़ा कहा जाता है। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग गोवा की भी यहाँ थोड़ी सी चर्चा किए। किसकी? गोवा के कि गश्ती जहाज़ को कहाँ? गोवा में जलावतरण किया गया। तो गोवा के बारे में बात करें साथियों तो गोवा की राजधानी क्या होगी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गोवा की राजधानी क्या होगी। तो साथियों गोवा की राजधानी पणजी होगी। क्या होगी? पणजी, आप लोग जानते होंगे। साथ ही साथ साथियों गोवा के अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, गोवा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 2 डिस्ट्रिक्ट। और अगर इसके गोवा राज्य के गठन की बात करें साथियों तो इसका गठन 30 मई 1987 को किया गया। गोवा राज्य के गठन की बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया। और यहाँ के गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा की बात करें साथियों तो कोंकणी यहाँ की भाषा है, राजभाषा। कौन सी? कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। ठीक साथियों, और गोवा राज्य के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें साथियों तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। गोवा राज्य में साथियों टोटल अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 सीट है। नोट करिए, टोटल विधानसभा सीट की बात करें तो 40 सीट है। और साथियों अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट। और यहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 2 सीट। गोवा राज्य के बारे में जाना साथियों कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी, गठन 30 मई 1987 को, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर साथियों गवर्नर अर्थात राज्यपाल की बात करें साथियों तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा राज्य में विधानसभा सीटों की बात करें साथियों तो 40 सीट है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट है। और लोकसभा सीटों की बात करें राज्यसभा के साथियों 1 सीट और लोकसभा की बात करें तो 2 सीट है। कितनी? 2 सीट लोकसभा की है। ठीक साथियों, इसे आप लोग नोट करिएगा। अब अगली जानकारी की बात करें हम अगली नई जानकारी की बात करें अगली नई जानकारी है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो साथियों 20 दिसंबर को। कब? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस साथियों 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 20 दिसंबर।
20 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह साथियों किस लिए? संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकजुटता के महोत्सव को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने का ऐलान किया था। कौन साथियों? संयुक्त राष्ट्र जो है यह विविधता में जो तमाम विविधताएं मानव जाति में बनी रहती हैं साथियों, इस विविधताओं में एकजुटता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2020 को यह दिवस मनाने का ऐलान किया था। तब से साथियों अब तक हर साल 20 दिसंबर को तब से हर साल साथियों 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। कब से? 20 दिसंबर, हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सतत विकास एजेंडा पर आधारित है। किस पे? सतत विकास एजेंडा पर यह आधारित है साथियों, जो गरीबी, भूख और बीमारी जैसी कई दुर्बलताओं से लोगों को बाहर निकालने के लक्ष्य पर केंद्रित है। ठीक साथियों, यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की बात करें तो यह 2005 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से? 2005 से लगातार 20 दिसंबर प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाए जाने का काम किया जाता है। ठीक, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? नई जानकारी है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? नया नाम साथियों गार्जियन, क्या? गार्जियंस नया नाम दिया है। गार्जियंस को नया नाम गार्जियंस दिया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने, कौन साथियों? अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को साथियों गार्जियंस के नाम से अब पुकारे जाने की बात कह रहा है। नया नाम अपने जवानों को साथियों नया नाम गार्जियंस के नाम से बुलाने की बात कर रहा है। साथियों स्पेस फोर्स ने कहा कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन का ऐलान किया गया था। इस फोर्स का गठन साथियों जो गार्जियंस फोर्स है, अमेरिकी स्पेस फोर्स, इसके अगर गठन की बात करें तो 2 साल पहले हुआ। कब? 2 साल पहले इसका गठन हुआ। और अगर बात करें साथियों तो यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करने का काम करते हैं। ये जवान जो होते हैं साथियों अमेरिकी उपग्रह की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। गार्जियंस जवान जो होते हैं अमेरिकी उपग्रह की रक्षा के लिए काम करेंगे। किसके लिए? अमेरिकी उपग्रह की रक्षा के लिए साथियों अमेरिका के गार्जियंस जवान काम करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। ये जो जवानों को साथियों अंतरिक्ष में तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं उनके साथ मुकाबला करने में हम सक्षम रहें। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना भी कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है साथियों? इसे एक प्रकार से अंतरिक्ष सेना भी कहा जा सकता है। जो हमारी गार्जियन फोर्स है अमेरिका की, अंतरिक्ष सेना भी इसे कहे जाने का काम किया जा सकता है। ठीक साथियों, यह अमेरिका की एक फोर्स है जिसका नाम अमेरिकी स्पेस फोर्स है। इसका गठन अभी हाल ही में 2 साल पहले किया गया था और अभी साथियों कुछ दिन पहले यह ऐलान किया गया कि हमारी जो अमेरिकी स्पेस फोर्स है इसे हम गार्जियन के नाम से अब पुकारेंगे। किसके? गार्जियन के नाम से
पुकारेंगे या संबोधित करेंगे। यह फोर्स साथियों मैंने बताया आपसे कि अमेरिकी उपग्रह की रक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। सबसे पहली जानकारी यह है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। ये तो साथियों रही जानकारी। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन आता है कि इसके तहत साथियों जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब जबरन धर्मांतरण पर जबरन धर्मांतरण पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो साथियों जबरन धर्मांतरण पर अब अगर बात करें तो 7 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने धर्मांतरण पर 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दिया। क्या किया? मंजूरी दे दिया। साथियों इस धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 के तहत अगर बात करें तो जबरन धर्मांतरण पर सज़ा की बात करें साथियों तो अब 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने साल की? 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथियों हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसला कर धर्मांतरण या धर्मांतरण में के एकमात्र उद्देश्य से शादी के खिलाफ एक अधिक कठोर कानून लागू किया गया है। इसमें साथियों उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। यह साथियों 2006 के कानून का जगह लेगा। ये जो साथियों धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 है यह साथियों 2006 के कानून की जगह लेगा, जिसे विधानसभा ने निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों जो जबरन धर्मांतरण के लिए अधिनियम पास किया है साथियों, इसमें क्या हुआ, अध्यादेश लाया है। इसमें क्या है साथियों कि 10 साल तक के कैद की सज़ा और साथ ही साथ अधिकतम 50,000 रुपये तक के जुर्माने की बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के लिए लाए गए अध्यादेश में साथियों विभिन्न श्रेणियों में 10 साल तक की कैद, विभिन्न श्रेणियों में 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक साथियों, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दी, इसमें अब जबरन धर्मांतरण करके शादी करवाने पे साथियों 7 साल तक की सज़ा की
प्रावधान किया गया है। अब साथियों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ये गर्मी के यहाँ इसकी 2 राजधानी मानी गई है साथियों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो गर्मियों के टाइम में साथियों यह शिमला होती है, और अगर ठंडी के टाइम की बात करें साथियों तो धर्मशाला ठंडी के टाइम में इसकी राजधानी हो जाती है, धर्मशाला। ठीक। और अगर बात करें साथियों तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े शहर की बात करें साथियों तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या होगा? सबसे बड़ा शहर शिमला होगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी शिमला होगा। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी राज्य का अगर सबसे बड़ा शहर या शहर पूछता है तो साथियों उस राज्य की अगर आपको राजधानी पता है, अगर आपको सबसे बड़ा शहर पता है बिल्कुल एक्यूरेट एकदम सही, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप जो है उसे आप टिक करिए आप अपने एग्ज़ाम में। लेकिन अगर किसी राज्य का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ लेता है, अगर आपको उस राज्य की राजधानी पता है तो लगभग 60% चांस रहता है साथियों, क्या 70% चांस ये रहता है कि जिस राज्य की जो शहर राजधानी होती है सामान्यतः वही शहर उस राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सामान्यतः मैं कह रहा हूँ, 100% श्योर नहीं। अगर आपको याद है तो जो है सो आप लिखिए, लेकिन आप जैसे एग्ज़ाम में मुँह देखते हुए बैठे हैं, कुछ पता नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे? अगर उस राज्य की राजधानी पता है तो सबसे बड़े शहर के लिए भी आप उसी उसी शहर को टिक कर सकते हैं। ठीक। तो साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मैंने शिमला बताया आपको। ये साथियों गर्मी के दिनों में होती है, और अगर ठंडी के टाइम में बात करें तो धर्मशाला यहाँ की राजधानी हो जाती है। सबसे बड़े शहर की बात करें साथियों हिमाचल प्रदेश की तो शिमला यहाँ का सबसे बड़ा शहर होगा। और अगर साथियों यहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के टोटल कुल कितने ज़िले हैं? तो 12 डिस्ट्रिक्ट टोटल इसमें हैं। कितने हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें अर्थात राजभाषा की बात करें साथियों तो हिंदी यहाँ की राजभाषा है। हिंदी यहाँ की राजभाषा है। और इसमें हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथियों गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन साथियों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल साथियों बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अर्थात राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन हैं? जयराम ठाकुर। ठीक। और साथियों हिमाचल प्रदेश की अगर विधानसभा की बात करें तो 68 सीट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो 68 सीट। और अगर साथियों राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट, राज्यसभा की 3 सीट। और लोकसभा की अगर बात करें साथियों तो लोकसभा की टोटल 4 सीट है। कितनी? 4 सीट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोगों ने जाना साथियों कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, गर्मी के दिनों, ठंडी के टाइम में धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा शहर शिमला। हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 12 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा की बात करें तो हिंदी। और हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अगर मुख्यमंत्री अर्थात सीएम की बात करें साथियों तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा सीटों की बात करें साथियों तो 68 सीट हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें साथियों तो 68 सीट विधानसभा की है, राज्यसभा की 3 सीट है और लोकसभा की 4 सीट है। ये साथियों हिमाचल प्रदेश की जानकारी थी। अगली नई जानकारी की हम बात करें साथियों, ऊपर का हम मिटा रहे हैं। ठीक। अगली नई जानकारी है कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों में खेल चुके तमिलनाडु के
तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों में खेल चुके 2 आईपीएल टीमों में खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो साथियों, आज आईपीएल टीमों में खेल चुके जिनका नाम यो महेश है। क्या नाम है? यो महेश। खेल चुके क्रिकेटर यो महेश भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यो महेश ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया। संन्यास लेने का क्या किया? ऐलान किया। साथियों, तमिलनाडु के ऑलराउंडर रहे हैं, साथ ही साथ आईपीएल की 2 टीमों में इन्होंने खेला। कौन सी? आईपीएल की 2 टीमों में इन्होंने खेला साथियों, जिनका नाम यो महेश। क्या? यो महेश है। ये साथियों भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों में खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने 20 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ये साथियों, संन्यास लेने का ऐलान इन्होंने कब किया? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को साथियों इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया। और अगर बात करें साथियों, तो अपना आखिरी प्रतिस्पर्धा मैच की बात करें तो सितंबर 2018 में ये खेले थे साथियों। ये अपना सबसे आखिरी अगर साथियों प्रतिस्पर्धा मैच की बात करें, सबसे आखिरी मैच 2018 में ये खेलने का काम किए थे। ठीक साथियों। और अगर बात करें तो जब ये साथियों विजय हजारे ट्रॉफी में असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। कौन से? विजय हजारे ट्रॉफी में ये असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। यो महेश ने साथियों 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी, 61 लिस्ट ए और 46 T20 मैच खेलने का काम किया। ये साथियों 2006 से, इनके करियर की शुरुआत 2006 से हुई। तो 2006 से साथियों 2018 तक में ये टोटल 50 प्रथम श्रेणी के मैच, 50 प्रथम श्रेणी, और इसी के साथ बात करें तो 61 लिस्ट ए और 46 T20 मैच खेलने का काम किया। 46 T20 मैच खेले। ये अपने करियर की शुरुआत साथियों 2006 में किए और 2006 से 2018 तक इन्होंने खेला, जिसमें 50 प्रथम श्रेणी के, 61 लिस्ट ए और 46 T20 मैच खेलने का काम किया। ठीक साथियों। और इसमें साथियों 18 आईपीएल मैचों में कुल 21 विकेट भी इन्होंने हासिल किया। ये एक सेकेंड नीचे का मिटा रहा हूँ मैं। ये साथियों टोटल क्या किए? 18 आईपीएल मैच भी इन्होंने खेला। यो महेश की बात करें तो ये 18 आईपीएल मैच भी खेले। आईपीएल मैच में साथियों इन्होंने 21 विकेट भी हासिल किया। 21 विकेट भी ये हासिल करने का काम किए। साथ ही यो महेश को दिल्ली डेयरडेविल्स, अब उसका नाम क्या हो गया है? दिल्ली कैपिटल हो गया है, और चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने का मौका मिला था। किसके लिए? ये साथियों आईपीएल की 2 टीमों में, जिसका नाम क्या था? दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल हो गया है। दिल्ली डेयरडेविल्स, अब इसका नाम दिल्ली कैपिटल हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स।
और साथियों चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग, इन दो साथियों आईपीएल टीमों में ये खेलने का काम किए थे। कितने? 2 आईपीएल टीमों, जिसका दिल्ली डेयरडेविल्स अर्थात अब दिल्ली कैपिटल हो गया है, और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग में भी ये खेलने का काम किए थे। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की हम बात करें तो अगली इंपॉर्टेंट नॉलेज है साथियों, अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अगली नई जानकारी है कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में? तो साथियों हैदराबाद शहर में। कहाँ? हैदराबाद शहर में भारत की पहली उन्नत क्या नाम है इसका साथियों? हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। सुविधा का उद्घाटन किया। भारत के साथियों रक्षा मंत्री जिसका नाम है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने साथियों हैदराबाद शहर में, कहाँ? हैदराबाद शहर में भारत की पहली क्या? हाइपरसोनिक विंड टनल, क्या नाम है? हाइपरसोनिक विंड टनल का साथियों परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद साथियों भारत ऐसी सुविधा की शुरुआत किया। इससे पहले साथियों 2 देश कौन कौन? अमेरिका और रूस इस सुविधा का उद्घाटन, कौन सी? हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कर चुके हैं। इससे पहले साथियों अमेरिका और रूस, कौन? इससे पहले अमेरिका और रूस साथियों इन दो देशों में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हो चुका है। अब साथियों यह भारत तीसरा देश है जो भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो रक्षा मंत्री की विज्ञप्ति के मुताबिक साथियों HWT का मतलब हुआ हाइपरसोनिक विंड टनल में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता, और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगा। क्या करेगा? अहम भूमिका अदा करेगा। ठीक साथियों, ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी की बात करें, एक सेकेंड, तब से आप लोगों का एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति दिया है, बताइए।
अगली जानकारी साथियों नई जानकारी है, ये साथियों तेलंगाना है। सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने आपसे बात किया कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को, किसे, जस्टिस हेमा कोहली जो हैं इन्हें साथियों तेलंगाना राज्य के साथियों हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने का काम किया है। अगली जानकारी है साथियों, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया है, अर्थात MOU साइन किया है। लिखिए नई जानकारी है, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, एनडीबी के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथियों केंद्र सरकार ने, हमारी भारत की केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के लिए, कोविड-19 एपिडेमिक के कारण अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है साथियों, इस अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी को साथियों रिकवर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनडीबी भी कहते हैं, एनडीबी के साथ साथियों कितने $1 बिलियन के ऋण के समझौते की बात कर रहे हैं, समझौते के लिए हस्ताक्षर किया गया है। ठीक साथियों, बताया गया कि भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथियों इस ऋण को 5 साल की छूट अवधि सहित 30 वर्ष में चुकाना होगा। ये जो $1 बिलियन ऋण लिया गया है साथियों, इस ऋण को कैसे चुकाना है, 5 साल की छूट रहेगी, उसके बाद 30 वर्ष में चुकाने की बात किया जा रहा है। 5 साल की छूट सहित 5 साल की छूट सहित 30 वर्ष में चुकाने की बात होगी, सहित 30 वर्ष में चुकाना होगा। और इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो यह कार्यक्रम कोविड-19 एपिडेमिक के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत सरकार का समर्थन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों को सक्षम बनाने का काम करेगा। अब साथियों हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय साथियों चीन के शंघाई में शहर में है। कहाँ, चीन के शंघाई शहर में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें साथियों तो मार्कोस प्राडो ट्रायजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष साथियों मार्कोस प्राडो ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक साथियों कौन है, ब्रिक्स हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स इसका संस्थापक है। और अगर बात करें साथियों इसकी स्थापना कब की गई तो 13 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई। किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर स्थापना की बात करें, अरे ये संस्थापक होगा यार, सॉरी, संस्थापक ब्रिक्स और स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014
15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई। इसका मुख्यालय साथियों चीन के शंघाई शहर में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर अध्यक्ष की बात करें तो मार्कोस प्राडो ट्रायजो इसके अध्यक्ष हैं और संस्थापक ब्रिक्स इसके संस्थापक हैं। ठीक साथियों, भारत की केंद्र सरकार के साथ अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए साथियों इसके साथ $1 बिलियन के ऋण के समझौते की बात किया गया है। यह ऋण साथियों 5 साल की छूट के बाद 5 साल की छूट सहित 30 वर्ष में चुकाने की बात किया गया है इस ऋण में। ठीक साथियों, ये हमारे साथियों आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। साथियों मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन के साथ सारे करंट अफेयर को करवाने का काम किया। साथियों जो भी नई जानकारी, ताज़ा जानकारी होती है प्रत्येक दिन साथियों ये आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे की जाती है। ठीक साथियों, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को साथियों सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते होंगे और आप लोग अपनी हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स भी प्रिपेयर करके रिवीजन भी करने का काम करते होंगे। प्रत्येक दिन साथियों चाहे 5 मिनट के लिए ही रिवीजन का समय निकालिए, लेकिन रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ने का कोई खास मकसद या मतलब हमारी समझ से नहीं निकलता। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैच्योर होंगे आप। साथियों एक रिक्वेस्ट और है कि क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें साथियों प्रत्येक दिन आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ही 3 क्लासें दी जाती हैं। करंट अफेयर को छोड़ते हुए 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जाती हैं साथियों। एक क्लास आप लोगों को सुबह 10 से 11 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि बाल विकास की क्लास होती है अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की। एक क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को दी जाती है, जो कि हिंदी की क्लास होती है साथियों, हिंदी की क्लास होती है। और तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 2 पार्ट, सामाजिक विज्ञान का 2 पार्ट साथियों हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों को रात में 7 से 8 बजे के आसपास आप लोगों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड हो जाती है। ठीक साथियों, बिल्कुल अच्छे से डीपली हम लोग चीज़ों को थ्योरी पढ़ने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने इन तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने देखा, उसके बाद आपको क्लासें मैं प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। ठीक साथियों, मेरी कोशिश यह है कि सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, कब 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है अगर पता है आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो ये भी जान लीजिए कि जो ये कोविड-19 के कारण साथियों एग्ज़ाम होना था उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, उसे आगे बढ़ा के अब उसकी डेट का ऐलान कर दिया गया है। 31 जनवरी 2021 को उसका एग्ज़ाम होगा। मेरी कोशिश है कि अपने मैं सिलेबस को उससे कम 10 से 15 दिन पहले मैं अपने सिलेबस को समाप्त कर आगे के जो 10 से 15 दिन रहेंगे साथियों उसमें हम क्वेश्चनों के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 10 से 15 दिन आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे सो। ठीक साथियों, बस ये थोड़ी सी जानकारी की बात थी, मैंने आपको दिया। आपके जो सगे संबंधी होंगे या तो आप लोग भी यूपी टेट की अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे होंगे साथियों तो आप यहाँ से क्लासें ले सकते हैं। ठीक, और ठीक है से फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।